आज की हमारी वीडियो है दुर्भीति या फोबिया से रिलेटेड। इससे पहले भी हम फोबिया के बारे में बात कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो दुर्भीति एक लाइन में मैं बता देता हूँ फोबिया के बारे में। फोबिया क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति या किसी ऐसे प्लेस से इतना ज़्यादा डरने लगता है और वो डर अतार्किक एवं असंगत होता है, मतलब जिसका वास्तविकता में कोई वजूद नहीं होता है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी, और ये कहीं ना कहीं वो पर्सन भी जानता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस चीज़ से, उस सिचुएशन से वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो अफेक्ट होने लगती है, तो उसे हम फोबिया कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटियोलॉजी ऑफ फोबियाज। मनोवैज्ञानिकों ने और जो मनोचिकित्सक हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, दोनों ने मिलकर कुछ प्रमुख ऐसे कारक बताए हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो दुर्भीति है वो उत्पन्न हो सकती है, या जिसकी वजह से कई बार उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर 4 सिद्धांत हैं। पहला है बायोलॉजिकल थ्योरीज या बायोलॉजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या साइकोएनालिटिक थ्योरीज या साइकोएनालिटिक फैक्टर्स। थर्ड है व्यवहारपरक सिद्धांत या कारक, बिहेवियर थ्योरीज और फैक्टर्स। और फोर्थ है संज्ञानात्मक सिद्धांत या कारक, कॉग्निटिव थ्योरीज और फैक्टर्स। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे आप ओसीडी का या फोबिया का या किसी भी डिसऑर्डर का इटियोलॉजी देखेंगे तो वो वहाँ पर यही 4 सिद्धांत निकल कर आएंगे। तो बात करें हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, बायोलॉजिकल थ्योरी की बात करें तो जैसे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि एक ही तरह के तनाव वाली परिस्थितियाँ होने में भी कुछ व्यक्तियों में दुर्भीति विकसित हो जाती है, जबकि कुछ व्यक्तियों में नहीं होती है। तो इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण बताया गया जो बायोलॉजिकल मॉल फंक्शनिंग होती है, जो पर्सन का जैविक दुष्कार्य होता है, जो जैविक अंदर सारे फंक्शंस हैं वो जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं तब पर्सन में क्या होता है कि तनावपूर्ण स्थिति अगर है तो वहाँ पर उसके अंदर दुर्भीति डेवलप हो जाती है। और इसमें भी 2 सिद्धांत निकल कर आते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं उनके अंदर, जिसमें पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, और दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसके अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि दुर्भीति उन व्यक्तियों में अधिक उत्पन्न होती है जिनका जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पर्यावरणीय उद्दीपकों से बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाता है। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो अपने आप ही चलते हैं, ऑटो मोड पे है वो, जैसे आपका पलक झपकना, दिल का धड़कना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी अपने आप होती हैं, आप इनको रोक नहीं सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें, जो ये फंक्शन है, ये जब इन्वायरमेंट की चीज़ों से बहुत जल्दी, इन्वायरमेंट में कोई उद्दीपक आता है और उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब वहाँ पर दुर्भीति उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और आपको कोई पर्सन पीछे से टच कर रहा है और आप तुरंत चौंक जाते हैं और दिल की धड़कनें आपकी तेज हो गई, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो रहा है।
यहाँ पर लेसी ने बताया कि इस तरह के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त अस्थिरता मतलब ऑटोनॉमिक लेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन गाबे ने वहीं पर बताया कि दुर्भीति ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से निर्धारित होती है। जेनेटिक फैक्टर इसके पीछे काम आते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या है? जेनेटिक फैक्टर हमने अब तक देखा ही है। अभी लास्ट 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने देखा था कि एबनॉर्मल बिहेवियर्स के कौन कौन से कारक होते हैं, जिनमें हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे। वहाँ पर हमने जेनेटिक फैक्टर्स को भी देखा था। तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स से जो हमें क्रोमोजोम्स के थ्रू जो हमें क्वालिटीज़ मिलती हैं, जीन्स के थ्रू जो हमारे अंदर उनके क्वालिटीज़ आती हैं, तो कई बार उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर आती हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स उस चीज़ से पहले से ग्रसित हैं, मान लीजिए जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर देखा जाता है कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई डिसऑर्डर जैसे दुर्भीति अगर उस पर्सन में है तो उसके बच्चे में भी कई बार चांसेस रहते हैं कि उसके अंदर भी दुर्भीति या फोबिया डेवलप्ड हो जाए। जैसे यहाँ पर बताया गया, हैरिस ने जो रिसर्च किया उसमें ये निकल के आया कि जो एगोराफोबिया के रोगी होते हैं उनके संबंधियों में भी, मतलब उनके जितने रिलेटिव्स होते हैं उनमें भी ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है आपका साइकोएनालिटिक थ्योरीज, जिसमें फ्राइड बताते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दमित कर देता है, कुछ ऐसी इच्छाएं डेवलप्ड होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी उसको दमित करना पड़ रहा है, तो ये जो दमित इच्छाएं हैं वो कई बार दुर्भीति को, जो फोबिया है, उसको एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में यूज़ करती हैं, अपना एक हथियार के रूप में यूज़ करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता करना, फिर भी आपको वो काम बार बार करना पड़ रहा है। जैसे एक पर्सन को फ़्लाइट में सफ़र करना नहीं अच्छा लगता, वो फ़्लाइट में नहीं जाना चाहता है, तो अगर बार बार उसको वही चीज़ करना पड़ रहा है तो इससे क्या होगा कि कई बार देखा जाता है कि उस पर्सन में ऊंचाई से डर की दुर्भीति उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को दमित करता है, वो नहीं जाना चाहता है लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ रहा है, तो बार बार वो उसकी सप्रेस हो रही है, फीलिंग सप्रेस हो रही है। तो फिर वो अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि उसका अनकॉन्शियस माइंड उसके अंदर एक दुर्भीति डेवलप कर दिया कि उसको तो डर लग रहा है फ़्लाइट से, नहीं मैं तो फ़्लाइट में बैठ ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो डर लगने लगा है अब। तो ये क्या हुआ कि इससे क्या होता है कि वो फ्लाइट में बैठने से बच जाता है। तो यहाँ पर जो दुर्भीति है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में यूज़ हो रही है। अगला है हमारा व्यवहार परक सिद्धांत। व्यवहार परक सिद्धांत में 3 थ्योरीज आती हैं: परिहार, अनुबंधन, अवॉइडेंस कंडीशनिंग, मॉडलिंग और धनात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पहला है इसमें परिहार अनुबंधन, अवॉइडेंस कंडीशनिंग। तो अवॉइडेंस कंडीशनिंग में एक प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया वाटसन और उनकी वाइफ के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक अल्बर्ट नामक बच्चे को क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू उसके अंदर फोबिया डेवलप किया। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल अनुबंधन क्या है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप फिर लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके इन्होंने उस बच्चे के अंदर फोबिया डेवलप किया। कैसे? क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो हमारा जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है उससे पहले हम एक तटस्थ उद्दीपक बार बार उसके साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है उसके साथ हम एक कंडीशनल स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस था एक खरगोश वाला टॉय, एक रैबिट वाला टॉय था, और उसके पहले कंडीशनल स्टिमुलस क्या जोड़ दिया गया कि जैसे ही पहले तो एल्बर्ट जाता था उससे खेलता था आराम से, लेकिन कुछ प्रयोग के बाद ये किया गया कि जैसे ही अल्बर्ट उसके पास जाता तो वो जैसे ही उसके पास पहुंच रहा है, छूने चलता है, तुरंत एक आवाज़ आती है, बड़ी डरावनी सी आवाज़। अब वो क्या करता है, वो डर जाता है, फिर वहाँ पे नहीं जाता है। फिर कुछ दिन तक यही चीज़ें होती है, जैसे फिर उसको छूने चलता है, फिर वो डरावनी सी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या किया गया, उस डरावनी आवाज़ को, डरावनी आवाज़ क्या हो गया यहाँ पर आपका कंडीशनल स्टिमुलस, और वो रैबिट क्या है, टॉय क्या है, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो दोनों को जोड़ दिया गया। अब बाद में क्या हो रहा है
कि जैसे ही एल्बर्ट उसको देखता है, रैबिट को देखता है, टॉय को देखता है, तो वो डर जाता है, उसके पास ही नहीं जाना चाहता है। इतना ये क्या हो गया कि उसके अंदर फोबिया डेवलप हो गया, यहाँ तक कि उसका अगर फोटो भी दिखाया जाता है तो भी वो डर जाता है। तो यहाँ पर कैसे अवॉइडेंस कंडीशनिंग के थ्रू, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में ही अवॉइडेंस कंडीशनिंग के थ्रू उस बच्चे में फोबिया को डेवलप कर दिया गया। अब बात करते हैं मॉडलिंग की। मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग जो कि बेंडूरा के द्वारा दिया गया, तो मॉडलिंग के द्वारा भी पर्सन में फोबिया डेवलप्ड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मॉडलिंग में क्या होता था कि पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसको देखकर वैसा बिहेवियर करना सीखता है। बेंडूरा और रोजेनथल ने एक प्रयोग किया जिसमें जब जो सब्जेक्ट थे, इनके जो प्रयोज्य थे, वह देखते हैं कि एक पर्सन जो विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट उनको स्पर्श करता है, उनको छूता है, तो उसको करंट लगता है। तो वो जब बार बार इस चीज़ को देखता है सब्जेक्ट, तो उसको भी ये डर का आभास होने लगता है। मतलब वो उसको देखता है कि इसको छुआ तो मुझे इससे करंट मार दिया, यानी अगर मैं भी छूने जाऊंगा तो मुझे भी करंट लग सकता है। तो यहाँ पर वो देख के ही अपने अंदर क्या करता है, वो बार बार देखता है, बार बार देखता है, तो जो इलेक्ट्रिक गैजेट होता है उससे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फोबिया डेवलप हो जाता है कि नहीं, इसको तो छूना ही नहीं, इससे तो दूर ही रहना है। और लास्ट में है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो कि अक्सर छोटे बच्चे करते देखे गए हैं। फोबिया डेवलप होता है उनके अंदर। क्या होता है कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि कई बार जब छोटा बच्चा होता है तो वो स्कूल ना जाने के बहाने बनाता है, कुछ ना कुछ बहाने बना रहा है कि नहीं मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, या मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो वो प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है ना जाओ। तो यहाँ पर जो उसका बहाना है वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में काम किया कि उसने बहाना बनाया और उसको तो छूट मिल गई। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चा डर कर वो फिर इन फ्यूचर स्कूल जाने से बचना चाहता है। लास्ट है कॉग्निटिव थ्योरीज। तो कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर यह बताया जा रहा है कि कई बार पर्सन जानबूझकर जो सिचुएशंस होती हैं उनको, या जो इन्फॉर्मेशन होती है कि उनको इस तरीके से अपने आप को देता है जिससे उसकी जो फोबिया है वो और मजबूत हो जाता है। मतलब वो खुद चाहता है कि हाँ मेरे अंदर ये फोबिया डेवलप हो जाए, और वैसे ही इन्फॉर्मेशन वो उसको देता है बार बार अपने आप को। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने चारों थ्योरीज देखी कि वो कौन कौन सी इटियोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से पर्सन के अंदर फोबिया डेवलप्ड होते हैं। धन्यवाद।